हाय एवरीवन। सो आज करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ वाईक्यू सीरीज पार्ट 5। रिवीजन करेंगे इसका बेसिकली। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या है क्वेश्चन में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सा आंसर भी हो जाएगा इसका, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं सारा। देखो 1 to 4 में क्या है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन के बारे में और इसकी टेरिटरी के बारे में। फिर उसके बाद 5 to 11 क्या है, 5 to 11 है सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। फिर 12 से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक ये जाएगा आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसके बाद फिर 36 से 51 तक, ठीक है, 51 तक जाएगा आपका DPSP। तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं ये चारों आर्टिकल पहले तो पहले आर्टिकल में क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत। बस इतना याद रखना कि पहले में क्या है, पहले में भारत एक है ना, भारत एक है ना, तो एक जो आर्टिकल है उसमें भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में क्या क्या, मतलब जैसे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, यूटीज़ के नाम दे रखे हैं, और टेरिटरीज जिनको हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे, उनके बारे में दे रखा है, ठीक है, उनके नेम दे रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब ये है कि जैसे सिक्किम था ना, सिक्किम पहले भारत में नहीं था, सिक्किम को बाद में ऐड किया गया था। तो जिस आर्टिकल के थ्रू ऐड किया गया सिक्किम को, वो है आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। फिर आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब जैसे कि ये था हमारा यूपी, ठीक है, ये यूपी था, ऐसे MP था पहले, है ना। तो यूपी में क्या हो गया, इसके दो भाग हो गए। क्यों, देखो क्या होता है, एक मिनट, दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है, कोई तीसरा पर्सन आ जाता है ना, तो दरार पड़ जाती है। जैसे कि आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 यानी कि थर्ड पर्सन, आर्टिकल 3 क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यानी कि ये पूरा था, एक थे ये पूरा, लेकिन तीसरा आदमी आ गया बीच में, तो क्या हो गया, दरार पड़ गई। तो यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। ऐसे ही MP के साथ में भी हुआ था, उसमें भी दरार पड़ गई, ठीक है। तो MP अलग हो गया और वो उसके साथ में छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से कई सारे हुए थे ना, छत्तीसगढ़ ही अलग हुआ था, और ऐसे बिहार के साथ में वो झारखंड अलग हो गया। तो ये सब होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में ये बताया है कि चेंजेस मेड बाय आर्टिकल 2 and 3 विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट। इनको मतलब ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, तो इनका अमेंडमेंट नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो अमेंडमेंट वाला 368 में दे रखा है, टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओके, अब इसके बाद में और चीज़ें देख लेते हैं इधर साइड में। ये पार्ट्स पहले 22 थे, 25 हो गए, ठीक है। आर्टिकल 395 है, और शेड्यूल्स पहले 8 थी और अब 12 हो गई। शेड्यूल जब आएंगे तो सारी शेड्यूल भी रिवाइज करा देंगे एक लाइन से। अमेंडमेंट 5 क्या कहता है कि इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू फिक्स कर दे, मतलब एक टाइम लिमिट फिक्स करो कि इस टाइम लिमिट के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है ना, उसको एक्सप्रेस करने अपने व्यूज़ को, दैट पार्टिकुलर बिल, कोई पार्टिकुलर बिल है तो उस पर अपने व्यूज़ को एक टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें बताना। ये नहीं कि मतलब कि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है जब बनाया तब, है ना, एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर ही आपको जो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। बस इतना फोकस करना कि इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट पूछना है ना। आते हुए भी वरना गलत कराओगे पेपर में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आए, 2023 मेंस का देखोगे पेपर, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था इनकरेक्ट वाला, है ना। तो इस चीज़ पे बहुत फोकस करना कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं चारों। पहला क्या है, तो इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम। बिल्कुल, इंडिया का फेडरल सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ, इंडिया का मतलब इंडिया जो है संघीय ही तो है ना, संघीय तरीके से कि हाँ सेंटर का भी है और मतलब राज्य को भी दे रखा है थोड़ा थोड़ा, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आर्टिकल, मतलब कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, संघ के बारे में कुछ भी उल्लेखित नहीं किया गया है। तो पहला तो सही है, पहला सही है, यानी कि ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ढूंढना था, यहाँ से तो निट्टो से हो जाएगा ये, बट हमें आता, मतलब निट्टो से हम लगा लें भले ही, उसके बाद भी हमें चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने, हमेशा मतलब हमेशा क्यों पढ़ने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कुछ गलत पढ़ जाते हैं ना, तो इसलिए चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ना। सेकंड दे रखा है सेंटेंस, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द पार्लियामेंट बाई लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। तो भाई 5 में तो नहीं है, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि 5 से 11 में तो सिटीजनशिप के बारे में दे रखा है ना, तो ये तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत है। फिर ऑन द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉज फॉर द स्टेट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेचर क्यों बनाएगी, 3 तरह का होता है ना लिस्ट, 7th वाली जो अनुसूची उसमें दे रखा है, एक यूनियन, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, और तीसरा होता है कॉन्करेंट, जिसमें दोनों बना सकते हैं, और अगर दोनों बना रहे हैं तो फिर ये यूनियन वाला प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ क्या दे रखा है, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज ऑन सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। ये बात तो सही है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों गलत है ना, जो मैंने बताया भी। फिर यहाँ पे दे रखा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या लाए, 3 चीज़ें लाए हम, एक तो सिटिंग, दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, अगर ये तो इजी है, ऐसे ही याद हो गया होगा, बट ना भी याद हो तो ऐसे याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो मतलब एकदम ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे से, लड़ते झगड़ते नहीं है। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब एकदम बिजनेस माइंडेड काइंड के हैं, है ना, पैसा पैसा ऐसे ऐसे। और कॉन्करेंट लिस्ट करंट में भी, मतलब या फिर ऐसे उनका मैच से करंट ऐसा फील होता है यार, एकदम करंट उस तरह से बोलते हैं ना पॉजिटिव सेंस में कि यार देख के करंट लग गया, तो मतलब कि देख के उनका मैच वगैरह देख के एकदम अच्छा सा लगा वैसा, ठीक है। सो यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो। फिर आगे दे रखा है यहाँ पे इंडियन
यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब यूपी से एग्रीमेंट किया, एमपी से एग्रीमेंट किया, दिल्ली से एग्रीमेंट किया, ऐसा नहीं है। और कोई पावर भी नहीं है कि हाँ तुम यूनियन से निकल सको। अभी कल को यूपी बोले कि मेरे को अलग चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, प्रोविजन नहीं है, आप मतलब एक ही रहोगे, है ना, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे वही दे रखा है शेड्यूल 7 के बारे में, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और ये बहुत कॉन्करेंट लिस्ट में की। और हाँ ये देखो जैसे मैंने बताया था ऊपर कि अगर दोनों बना रहे तो पार्लियामेंट का जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया। डायरेक्टली याद रखना है 1976 में, ठीक है। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, उसमें संशोधन किया गया था 1976 में। इससे जो है 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कहाँ लिखा है, लिखा नहीं गया इसमें, लिखा है नीचे लिखा है, अच्छा मैं अभी बाद में बताती हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रियम्बल के बारे में थोड़ा बता रखा है। तो प्रियम्बल हमारा क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। नेचर इसका क्या मतलब, नेचर वो नेचर कि मतलब हाँ प्रियम्बल है कैसा, ये नेचर बताऊंगी, ये भी बताऊंगी। प्रियम्बल है कैसा हमारा, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल में को लेकर के कुछ भी आप मतलब कुछ भी बोल सको, नहीं, वो नॉन जस्टिसिएबल है। फिर इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम ही इसका सोर्स है, मतलब यहाँ के इंसान जो लोग हैं यहाँ के, वो है इसका सोर्स, ठीक है। फिर नेचर कैसा है, तो कल ही याद कराया था मैंने, क्या बताया था मैंने, एनटीआर हीरो है ना, एनटीआर डीआर करके, तो सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, एनटीआर सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, फिर डीआर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नेचर है। ऐसे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कई प्रकार के। और फिर डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। फिर यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं। तो पहला है बेरूबारी यूनियन केस, 1960 का है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बेरूबारी तो यार ये जो ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना बीबी, तो उसको इंग्लिश में वाइफ भी, मतलब वाइफ भी बोलते हैं ना। तो वाइफ क्या करती है, मतलब याद करने के लिए मोस्टली हर चीज़ में नहीं, हर चीज़ में नहीं, यहाँ ये बना दो वो बना दो, कुछ भी मतलब हर चीज़ में नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना, नहीं यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, ये ना करना, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, मतलब दुनिया भर की बातें नहीं 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 करती रहती। बस याद करने के लिए बता रही हूँ यार, प्लीज़ ऐसे याद हो जाएगा। सो प्रियम्बल इज नॉट, यहाँ पे भी बोल रही है वो नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस ऐसे याद रखना कि बेरूबारी यूनियन केस जो है उसमें नहीं आ रहा है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। फिर अगला देखा केबीसी केस जो था, केशवानंद भारती केस, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस कैन बी अमेंडेड, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बताया, केशवानंद भारती केस था, केबीसी शॉर्ट में इसको लिखते हैं, और 1973 का। तो इसने क्या बताया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको अमेंड भी किया जा सकता है, तभी तो 1976 में अमेंडमेंट हुआ प्रियम्बल में, है ना। फिर ये क्या देखा 42nd अमेंडमेंट के बारे में। तो ये जो था ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, बिकॉज इसमें बहुत कुछ ऐड किया गया था। मेन यहाँ पे अभी तो ये याद करेंगे कि एडेड 3 वर्ड्स ऐड किए थे प्रियम्बल में, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। ऐसे पेपर में पूछ सकता है कि कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, है ना। तो ISS ऐसे करके ध्यान रखना। बट SS में क्या है, सोवर्जन नहीं है, N। सोवर्जन किस पे एंड होता है, N पे एंड होता है ना। एक मिनट जरा सा, सॉरी, हाँ देखो सोवर्जन, तो ये N पे एंड होता है। तो बस जो N पे एंड हो रहा है वो नहीं है, जो N पे एंड हो रहा है वो नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना बस। फिर मिनर्वा मिल केस 1980 में, और LIC वाला जो 1995 का था, इन्होंने KBC केस को कंफर्म किया। इस बार तो 2024 का मेंस था ना, तो 18 वाली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, 20 वाले में भी आया था। हालांकि मेरा वो गलत था क्वेश्चन, मैं नहीं कर पाई थी, बट आया था क्वेश्चन, ये केस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे इस बार। उसमें क्या पूछा था मुझे याद ही नहीं आ रहा, कुछ था मेरा गलत था, बाकी मुझे याद नहीं कुछ। वैल्यू चार अच्छा था, मेरा गलत था, मतलब अच्छा ही था जो था, खैर वो अलग टॉपिक है। विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर इतना किलोमीटर स्क्वायर। हमसे क्या मतलब रखा, कितना किलोमीटर स्क्वायर, उन्होंने सीधा पूछा है पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है। तो बस सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है, तो वो है पैसिफिक, है ना। ओशियन के नेम पढ़े होंगे, पैसा, ठीक है। देखो ये याद कैसे करोगी ये क्रिस्टल प्लेट्स को, तो जो ये ओशियन है ना, तो इसमें सबसे बड़ा ओशियन कौन है, पैसा वाला P। तो ये सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट भी है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो हमारे महाद्वीप है उनके नाम पे बाकी प्लेटें जो कि आगे यहाँ पे लिखी हैं अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना याद रखना कि ये जो है ना, ये सबसे बड़ी है। अच्छा पैसा से एक चीज़ और याद करा दूँ, पैसा ये समंदर है ना, ये क्रम है समंदर का, कन्फ्यूज हो सकते हो। ये यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो ये वाला जो A है ना वो अटल है, अटलांटिक, ठीक है। और जो ये वाला अटल है ये आर्कटिक है, आर्कटिक। अच्छा ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो ये याद रखना, जो अटल है ना, अटल वो पहले आएगा, आर्कटिक बाद में। क्योंकि अटल है ना जिद्दी टाइप का है, तो ये पहले आएगा, ये सेकंड प्लेस पे आएगा, ठीक है। पहले पे आना चाह रहा था बट फिर भी सेकंड पे मान गया, ठीक है, वो जिद्दी है। और आर्कटिक को लास्ट में फिर कर दिया, ठीक है। तो और फिर ये लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर जो सॉलिड पार्ट होता है मेंटल का, नीचे दे भी रखा है, बताएंगे। ये जो मेंटल का अपर वाला पार्ट है ना, एक मिनट, ये मेंटल का अपर वाला पार्ट और ये पूरा मिलकर के क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो ये है वो, एक मिनट, ये है, ठीक है,
ये ऊपर का और ये ऊपर का भाग, ये मिलकर के क्या बना देते हैं, लिथोस्फीयर बना देते हैं। फिर ये जो ग्रीन है ये क्या है, ये एस्थेनोस्फीयर है, ये सेमी मॉल्टन होता है, वीक होता है, ये थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये कोर और मेंटल दे रखा है। अच्छा ये याद रखना 6300 किलोमीटर होता है, ये कैसे याद रखोगे, देखो पृथ्वी की त्रिज्या जो है ना उसी के वही मतलब होती है। तो अभी भटक सकते हो कि यार पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, तो ऐसे याद रखना 80 का स्क्वायर है, उसके आसपास में है, आसपास का मतलब आस ही है, मतलब पहले ये थोड़ा सा, तो 80 के स्क्वायर के पास में। अभी जैसे ऑप्शन में 7300 लिख के देगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि यार 7300 के आसपास तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, ठीक है। तो ये 6300 है, ठीक है। फिर ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स दे रखी हैं, तो यही हैं वो। तो पैसिफिक मैंने बताया था ना कि जो एक ओशियन के नाम पे, बाकी नॉर्थ अमेरिका वाली, साउथ अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली, यूरेशिया वाली और अंटार्कटिका वाली, ठीक है। और ये दे रखा है जैसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो वो है पैसिफिक। और ये स्मॉलेस्ट कौन सी है ना, तो वो कौन सी है, ये साउथ अफ्रीकन वाली, सॉरी साउथ अमेरिकन वाली, ठीक है। अफ्रीकन तो एक ही है, अमेरिका वाली 2 हैं। जैसे कि महाद्वीप हमारे 2 हैं ना, मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, तो वैसे ही, ठीक है। और फिर ये स्मॉलेस्ट ओवरऑल कौन सी है, ओवरऑल मतलब सब कुछ मिला कर, ये तो मेजर में हो जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट, बट ओवरऑल मिला करके फिर ये जाउन दी फुका प्लेट, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट मूवमेंट याद करा देंगे ये भी हम। तो देखो मुझे तो नहीं पता ये क्या नौटंकी दे रखी, बट मुझे इतना पता है अगर पेपर में आएगा तो मैं कर लूँगी। कैसे, अगर हमसे पूछेगा डाइवर्जेंट है तो क्या होगा, तो कॉन्स्ट्रक्टिव होगी वो, ठीक है। और अगर कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगी। हमने याद कैसे करना है, CD। अगर यार मैं 1 मिनट जरा सा बंद कर दूँ, हाँ ओके। तो बस इतना रखना CD और DC। तो देखो अगर C दे रखा है तो D आएगा, D दे रखा है तो C आएगा। जैसे कि डाइवर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्टिव हो जाएगी, और अगर कन्वर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। बस बाकी कुछ नहीं याद रखना, इसमें क्या याद करोगे, ठीक है। स्प्रेडिंग और सब्जेक्ट इतना तो खुद ही समझ में आता है ना, अगर कॉन्स्ट्रक्टिव है तो कुछ स्प्रेड करेगी, है ना, और डिस्ट्रक्टिव है तो सब्जेक्ट करेगी, इतना तो समझ में आता है ना। और ट्रांसफॉर्म वाली जो है वो लेटरल स्लाइडिंग करती है, उसमें कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the scientific discipline concerned with the description and classification of the Earth's topographic features? उसको बोलते हैं जियोमार्फोग्राफी, ठीक है। सिंपल सा इसको डायरेक्टली याद करना। ये मेरे आया था मेंस में 26 तारीख को था ना वो CCL का, उसमें, और ये मेरा सही भी था। फिर मिथोलॉजी क्या है, तो साइंस ऑफ जो एनिमल बिहेवियर होती है उसको बोलते हैं मिथोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या ये लिखा है, मेट्रोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट ऑन वेदर। तो ये डायरेक्टली आपने याद रखना है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर अगला है स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी डील्स विद। तो स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी वो किससे डील करती है, तो देखो 2 वर्ड होते हैं, मैं जरा सा जूम करके बताती हूँ। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है ज्योग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, और एक होता है जियोलॉजी। जो ये ज्योग्राफी होती है ना, ज्योग्राफी, इसमें लास्ट में हाई आता है, हाय, तो एक्सटर्नल होता है, ये एक्सटर्नल चीज़ों से डील करती है। जैसे कि कोई तुमसे मिलने आया तो बाहर से तो हाय बोलते हैं ना एक्सटर्नली, और अंदर से मन में क्या आता है, जाए यार जल्दी जाए। तो बस ऐसे याद रखना है हमें कि अगर ज्योग्राफी दे रखा है तो ज्योग्राफी क्या करती है, ज्योग्राफी में क्या आता है लास्ट में, हाय, ज्योग्राफी में लास्ट में क्या आता है, हाय, तो हाय तो बाहर से बोलते हैं ना, तो वो एक्सटर्नल पार्ट हो जाता है, ठीक है। और जियोलॉजी में क्या आता है, जाए, लास्ट में क्या आता है, जाए, तो वो इंटरनल था, मतलब अंदर से तुम बोल रहे थे जा ना भाई जा जल्दी जा, और बाहर से हाय ऐसे बोलते हैं ना, तो बस ऐसे याद करने के लिए, बस याद करने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, एज ऑफ रॉक्स। तो एज ऑफ रॉक्स कैसे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से, ठीक है। और कार्बन डेटिंग में भी वो C12 लगता है, कौन सा C12, ऐसे याद रखना इसको। 12 यार 12 साल के बच्चे भी आजकल क्या डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और 21 साल वाले कार्टून देख रहे हैं, 12 का उल्टा 21, तो मतलब ध्यान रहेगा तुमको ना थोड़ा सा, मतलब आई होप याद रहेगा। वेल स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली याद रखना कि स्टडी ऑफ जो रॉक है वो पेट्रोलॉजी कहलाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चरल ज्योग्राफी डील्स विद, तो यहाँ पे दे रखा है ना द फॉर्म क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म एंड कॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर्स इवोल्यूशन होता है। फिर अगला है ड्रेन्स एक्सिस्टिंग फ्रॉम मोहनजोदड़ो हैड डैश डोर्स। सिंपल सा पूछ रहा है, डोर्स कैसे थे, डैट वर प्रोबेबली क्लोज्ड एट नाइट, क्यों, टू प्रिवेंट वैग्रेंट्स और निगेटिव एलिमेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द सिटी थ्रू दैट एक्सेस, ठीक है। डायरेक्टली इसका याद रखना है कि भाई लकड़ी के थे, ठीक है, लकड़ी के। देखो मोहनजोदड़ो में एक लड़की मिली थी, डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, तो बस लड़की लकड़ी ध्यान रखना कि दरवाजे जो थे वो लकड़ी के थे, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो जो है ये इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और ये 12 ग्रैंडरी थी, 6 ईच रो में, मतलब 6 इस रो में थी और 6 इस रो में थी, ऐसे करके 12 ग्रैंडरी थी। और जो अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब टाउन वगैरह जो थे वहाँ के, वो अर्बन तरीके से थे ना, मतलब विलेज तरीके से नहीं थे, अर्बन तरीके से थे। प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। और रोड जो थी वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी, राइट। अब मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, उनको भी देख लेते हैं। तो फ्रॉम मोहनजोदड़ो डांसिंग गर्ल मिली है जो कि 10.5 सेंटीमीटर की, ये पूछा जा चुका है IBACIO क्या होता है पेपर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। डांसिंग गर्ल जो है 10.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी है, बेयर्डन मैन है 17.5 सेंटीमीटर की। प्रोटोसिवा मिले हैं
और हाँ, और प्रोटोसिवा की जो मतलब कि मिली है सील ना, यहाँ पे फोटो नहीं लगाया, तो उसमें मतलब बहुत सारे वो बने हैं, चित्र बने हैं। तो ये सर ने कहा था ऐसे याद कर लो, बेटर डियर से, ठीक है, बेट या फिर बेट डी आर से याद कर लो, बेट डी आर, बेटिंग वगैरह होती है ना, वैसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो रेड, है, ऐसे रेड करके कुछ बना लो, मतलब कोई भी निमोनिक बना लो इसका, रेड, फिर बीटी, रेड बीटी, है ना, आप बीती होती वैसे रेड बीती, ऐसे कुछ भी बना लो। बुफेलो है, एलिफेंट है, टाइगर है, रीनो है, डियर है। ये याद रखना कि टाइगर है, ठीक है, टाइगर है, लॉयन नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ। रीनो है, डियर है, एलिफेंट है, बुफेलो है, टाइगर है। या फिर इसका कुछ ऐसा ट्रिक बना लो, एक तुमने हाथी देखा, वो बहुत क्यूट सा था, ठीक है, हाथी देखा बहुत ज़्यादा, एक फूला हुआ हाथी था, बुफेलो, फूला हुआ सा हाथी था, एकदम मोटा मोटा, वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा तुमको, बहुत डियर लगा वो, मतलब याद करने के लिए, डियर, वो वाला डियर, बहुत ज़्यादा डियर लगा। तो तुमने क्या कहा, हाय बोला, रीनो में क्या आता है, हाय आता है, तुमने उसको हाय बोला, तो वो घर गया आपने, टाइगर, घर, घर, पता नहीं, कुछ भी याद कर लो, खैर आगे बढ़ो, जैसे भी करके याद कर लो। बट मदर गॉडेस की एक मिली है फोटो, मेड ऑफ टेरिकोटा, ये टेराकोटा की बनी हुई है, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडरी भी मिली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेदास। तो पहला है कि द वेदास आर कॉल्ड श्रुति, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि श्रुति, एक श्रुति हसन का नाम सुना होगा तुमने, साउथ की हीरोइन है ना। तो साउथ में क्या होता है, थोड़ा सा संस्कृति वगैरह दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा पास्ट वगैरह, एंशियंट वगैरह कुछ ना कुछ दिखाते हैं, थोड़ा बहुत, सारी मूवीज़ में नहीं, 1% मूवीज़ में। तो मतलब ये साउथ की हीरोइन है, तो मतलब ऐसे याद कर लो कि साउथ का है ना, ऐसा कुछ है वेदों वगैरह वाला। तो तुमको याद रहेगा कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, मतलब लोग वेदों को श्रुति कहने लगे, भी याद कर लो अगर ना याद हो रहा हो तो। फिर अगला है ऋग्वेद में 10 मंडल, तो बिल्कुल सही बात है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। फिर ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ऋग्वेद के बारे में ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वेद है, ठीक है, 1028 राइम्स हैं और 10,600 इसमें वर्सेस है। साम वेदा म्यूजिक है, देखो शाम को म्यूजिक सुनते हो ना, मन करता है कभी वो सॉन्ग सुना होगा ना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, तो शाम, शाम को ही म्यूजिक, वो गाना ना शाम को सुन रहे हो तुम, शाम, सामदेव, ठीक है, सॉरी सामवेद, ये म्यूजिक से रिलेटेड हो जाएगा। फिर यजुर्वेद जो है प्रेयर और रिचुअल से रिलेटेड, यजुर। फिर अथर्ववेद में जादू, टोना, वसीकरण, ये सब होता है इसमें, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ वेदास क्या है, तो संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ये अरण्य का मतलब ही होता है, ये फॉरेस्ट रिलेटेड होता है अरण्य, ठीक है। बस इतना ही था। फिर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ दे रखी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है, पता होगा सबको इतना। वेदास का क्या है, अपौरुष है, ठीक है, मतलब कि नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इनको भगवान ने सुनाया है और सुन सुन के ही पास हो रहे हैं, उसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट मंडल्स की बात करें अगर हम ऋग्वेद की, तो थर्ड मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र दे रखा है, बाई सेग विश्वामित्री फॉर सरस्वती माता। एंड 9th में क्या दे रखा है, सोम, लॉर्ड्स ऑफ प्लांट्स, लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, इनको लॉर्ड ऑफ प्लांट्स बोलते हैं, ओके, प्लांट्स का लॉर्ड बोलते हैं। अच्छा, ऐसे याद रखना, 9 सोमवार होते हैं ना, 9 सोमवार कहते हैं, 9 सोमवार व्रत रहना चाहिए, ऐसा करके कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है बट कुछ होता है। तो 9 सोमवार, तो 9th में क्या है, सोम है, ठीक है। और 10वें में क्या है, पुरुष सूक्त है, ठीक है। और जो 10वां वाला पुरुष सूक्त है उसी में दे रखा है ये जो पैर है ना, पैर हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, मतलब एक बॉडी में ये जो 4 चीज़ें हैं, मतलब ऐसा उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि पैर जो है हमारे वो शूद्र हैं, ठीक है, थाइज जो है वो वैश्य को दिखाती है, आर्म जो है क्षत्रिय को दिखाती है, और माउथ जो है वो ब्राह्मण को दिखाता है, ठीक है। और चारों जरूरी है तभी सोसाइटी चल पाती है, किसी को भी पीछे छोड़ के आप नहीं, जैसे है ना, वेल मूव करते हैं आगे। 7th में क्या, 10 राजन युद्ध है, तो यार इसको ऐसे याद रखना, मैं तो ऐसे याद की थी, मैं भटक जाती थी ना, 10 राजन युद्ध में 10 आता है एक्चुअली, तो मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो इसका ऐसे याद रखा था मैंने कि 10 राजन युद्ध है ना, ये क्यों युद्ध क्यों हुआ, जब आप साथ साथ नहीं रह पाते हो, यार हम तुम साथ साथ नहीं रह सकते, चलो लड़ाई करें, तो साथ साथ नहीं रह पाते हो किसी के, या फिर तुम जब साथ साथ रहने लगते हो तब लड़ाई होने लगती है, यार किसी के साथ ज़्यादा रहो ना तो फिर लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है ना। वैसे याद रख लो कि 7th में क्या जाएगा, वार आ जाएगा, 10 राजन युद्ध, ओके। हम मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मोहम्मद ऑफ घोर, अच्छा मोहम्मद गौरी भाई डिफीट किया था इन्होंने, इसने जयचंद को ऑफ, क्या लिख रखा है ये, कौन सा युद्ध है, गढ़वाल का युद्ध है, गढ़वाल, सॉरी फिर से पढ़ती हूँ मैं। देखो मोहम्मद गौरी जो था उसने गढ़वाल वंश के जयचंद को किस युद्ध में हराया था, 1194 में। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि जयचंद ना, चंद्र, तो ये चंद्रावर का युद्ध था। एक अच्छा चंदेरी का युद्ध है, कंफ्यूज मत हो ना, चंदेरी में क्या आ रहा है, देरी, तो जो देरी वाला है ना 1528 का है, मतलब ये देरी वाला देर में आएगा, ये तो 1194 में हो गया, बट जो चंदेरी है ना, चंदेरी, देरी देर में आएगा ना वो, तो वो आपका आएगा 1528 में, ठीक है। ये देर में आएगा, ये चंदावर है, वर तो सबसे पहले आ गया, इसको बड़ा जल्दी था, तो ये वर आ गया, ठीक है, पहले आ गया 1194 में आ गया, कि 11 साल की उम्र में ब्याह कर लिया और 94 तक आराम से जीऊंगा, ऐसे में याद कर लो। और जो देरी है ना, चंदेरी, वो बाद में आएगा, ठीक है, 1528 में आएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पे गौरी के बारे में और दे रखा है, 1175 में इन्होंने अटैक किया था, इसने अटैक किया था मुल्तान पे, 1178 में बैटल ऑफ अहिलवारा, और ये कयादर डिफीट कर दिया था इसको क्वीन नाइकी देवी ने और ये मुलाराज ने। फिर यहाँ पे दे रखा 1191 में बैटल हुआ था पहला तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। फिर 1192 में सेकंड बैटल हुआ था तराइन का, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे, ठीक है।
फिर आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज घोरी स्लेव है एंड मिलिट्री कमांडर, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो घोरी का स्लेव था, और ये कल बताया भी था इसके बारे में पूरा, है ना, कि कैसे वो मतलब गुलाम वंश और ये सब ब्ला 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 हुआ था, ठीक है। फिर ये पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रपट दाई ने, ठीक है। बस इतना ही था। इनमें में से कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था जिससे, अच्छा मतलब सिंपल सा इसमें ये पूछा है कि जो ये थे ना गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी कौन था निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम जो था वो गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था। क्या लिखते हैं भाषा यार, इसका मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, गुलाम सेनापति कौन था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम सेनापति का नाम क्या था जिसने देवगिरी के जो युद्ध हुआ था ना उसमें सेना का नेतृत्व किया था। तो वो था मलिक काफूर, ये वो था क्या था, ये किन्नर था, है ना, ऐसा पढ़ा है, पता नहीं क्या था, ऐसा कुछ था शायद, ठीक है। फिर ये 1000 दिनारी, 1000 दिनारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको 1000 दिनार में ख़रीदा था, ठीक है, इसको 1000 दिनार में ख़रीदा था। और ये था मतलब कि जैसे मैंने पढ़ा था टेक्स्ट बुक में जो मेरे ग्रेजुएशन में थी ना आर्ट्स की हिस्ट्री की बुक, उसमें ये था कि ये ना किन्नर था, तो इसको जो हिंदू राजा थे वो मारते नहीं थे, इसी में बच जाता था, और इसीलिए मतलब कि इधर लड़ाई उधर लड़ाई करता था, बिकॉज वो होता नहीं था कुछ बड़े बड़े भारी भारी से वर्ड, अभिमान स्वाभिमान ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीज़ें होती नहीं थी पुराने ज़माने में वो सब राजाओं में, तो इस चक्कर में वो मारते नहीं थे इन लोगों को, मतलब इस तरह से वो वध नहीं करते थे, तो इसमें बच जाता था, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था अपनी टेक्स्ट बुक में। बाकी हर एक बुक में अलग अलग कुछ ना कुछ मिलता है। खैर उलुग खान ये क्या था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था ये उलुग खान। खैर ये पढ़ लेते हैं चारों और याद भी कर लेते हैं इनको, जैसा सा जूम करेंगे। ओके सो यादवास और देवगिरी तो 1308, ठीक है। तो देखो यार देवी कितनी होती हैं, देवी 9 होती हैं ना, मतलब ये वो नवरात्र में 9 देवियाँ होती हैं ना, बट देवगिरी 8 ही हैं। क्यों देवगिरी 8 ही क्यों है, देवियाँ तो 9 है देव, क्योंकि एक देव ना गिर गए, एक देव थे वो गिर गए तो 8 ही बचे, तो 1308 याद रखना, ठीक है, 1308। फिर होयसला ऑफ हलाई बिडू जो भी है तो 1311 का है, ये मेरे को खुद ही नहीं समझ में। होयसाला हौसला बढ़ा दे भगवान, हौसला बढ़ा दे, तेरे को 11 मतलब आपको 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान हौसला बढ़ा दो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसे करके याद कर लो। फिर काकतीय और वारंगल तो वार वगैरह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 1310, ठीक है, 1310 कैसे याद करूँ इसको मैं, काकतीय और वारंगल बस 1310 ऐसे याद कर लो, 1310 बस ऐसे याद कर लो डायरेक्टली, वारंगल 1310। फिर पांड्या मदुरई तो यार रिश्ते मधुर बने रहे हमारे, और 1311 फिर 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो इसको, पांड्या ऑफ मदुरई, ठीक है, 1311 में। और वारंगल का मुझे कुछ मिल नहीं रहा 1310 में, तो नहीं मिल रहा, तो ऐसे डायरेक्टली याद कर लो वारंगल, वार लड़ाई झगड़ा नहीं याद आ रहा मेरे को, हाँ ऐसे याद कर लो 10 मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो 1-0 से मतलब कि चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, इनका 1 स्कोर है इनका 0 स्कोर है, अगर याद रहेगा तो ठीक है, पेपर में हालांकि बस टिक करना है हमें। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो मतलब इसके वहाँ कौन था, एक पोइट था अमीर खुसरो, जो कि फादर था, इसको फादर ऑफ कवाली बोलते हैं, ठीक है, तूते हिंद इसको टाइटल दिया था। इसने बुक लिखी है नूह सिफिर और ये हस्त बिहिशिष्ट। अमीर खुसरो, अमीर आदमी खुश रहता है ना, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो कव्वाली, ठीक है, ये सब चीज़ें वही करते हैं, अमीर लोग करते हैं। और इसने खिलजी को बोला था कि तुम ना सिकंदर आज़म हो, ठीक है, और जौहर को इसने मेंशन किया था पर्शियन में पहली बार, मतलब जौहर प्रथा होती थी ना पहले, तो उसको पर्शियन में इन्होंने मेंशन किया था। फिर आगे दे रखा है यहाँ पे अमीर तुजुक के बारे में, तो अमीर तुजुक क्या है, ये मास्टर ऑफ सेरेमनीज जो होता था उसको अमीर तुजुक बोलते थे। और सेकेंड सिटी बिल्ड की थी दिल्ली की सीरी में, ठीक है, सेकेंड जो सिटी है दिल्ली की सीरी, उसको बिल्ड किया था, हाउज खास टैंक बनाया था और अलाई दरवाज़ा बनवाया था। तो जो फर्स्ट सिटी थी उसको किसने बनवाया, तो वो तोमर डायनेस्टी के थे, किला राय पिथौरा ने, ठीक है। और ये तोमर डायनेस्टी जो थी ना उसके फाउंडर कौन थे, तो अनंगपाल तोमर थे, अनंगपाल तोमर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि दिल्ली पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया, तो वो तोमर वंश था, ठीक है। ओके फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच कैसे वितरित करते हैं। तो यार पूंजीवादी है ना, कैपिटलिस्ट, तो ये तीनों चीज़ें पढ़ लो, बस इतना ही है, तो यही समझा देती हूँ पहले, वो तो आंसर बताइए। कैपिटलिस्ट क्या होता है, तो यार उसमें कैपिटल पे फोकस करते हैं। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल मतलब कि पैसा, ठीक है, मतलब मनी या फिर वो चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो ना, तो वो कैपिटल होता है ना। जैसे कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक ज़मीन है, तो ये मेरा कैपिटल है ना। तो ये जो कैपिटलिज्म होता है ये प्राइवेट ओनरशिप होती है इसमें, सोशलिज्म में पब्लिक ओनरशिप होती है, मिक्स्ड में दोनों मिक्सअप होता है। फिर इकोनॉमिक मोटिव, यार एक कैपिटल में क्या करेगा, कैपिटलिज्म क्या करेगा, कैपिटल और हो जाए तो प्रॉफिट पे फोकस होता है। सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशल वेलफेयर हो जाता है, ठीक है, और इसमें दोनों हो जाता है। फिर सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो इसमें कैपिटलिज्म क्या होता है, फ्री मार्केट सिस्टम होता है, और इसमें सेंट्रल प्लानिंग होती है।
मिक्स होता है। गवर्नमेंट का रोल तो इंटरनल रेगुलेशन सिर्फ इंटरनली रेगुलेट करती है और इसमें पूरा होता है, कंप्लीट होता है इन्वॉल्वमेंट, उसमें लिमिटेड होता है। फिर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें अनइक्वल हो जाती है, इसमें इक्वल होती है, इसमें लेस अनइक्वल होती है। नेचर कैसा होता है, तो ये प्राइवेट इंटरप्राइज होती है, गवर्नमेंट इंटरप्राइज और ये दोनों। फिर इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इसमें बहुत फ्रीडम होती है कैपिटलिज्म में, इसमें लैक ऑफ फ्रीडम होती है बिकॉज वो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर रही है ना, और इसमें लिमिटेड होती है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वालिटी, इसमें इनएफिशिएंसी कम होती है गवर्नमेंट में, इसमें इक्वालिटी कम होती है, और इसमें तो दोनों आ जाती हैं, ठीक है। सो बस यही था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर परचेसिंग पावर, ठीक है। जैसे सर ने बताया था एग्जांपल देके कि अगर जीएस मतलब हटा दे टीसीएस तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी जीएस बैच की, तो बस वही चीज़ें हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो कल ही बताया था, वही चीज़ फिर से आ गई है। मैं थक गई हूँ यार, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ओके सो सॉरी क्या बोलते हैं, बैक आफ्टर द ब्रेक, है ना। मैं भूल ही गई थी वो बंद ही करना यहाँ से, तो थोड़ा सा वो भी रिकॉर्ड हो गया। खैर स्टार्ट करते हैं आगे से। सो द सिमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ बोथ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व कैन हैपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट ये शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड और डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइटवर्ड। तो बात तो सही है। देखो दो चीज़ें कल बताई थी ना, कल वाले लेक्चर में ये चीज़ पूरा डिस्कस की थी, है ना। दो तरीके से होता है, वो क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं इसको। मूवमेंट में होता है कि जब प्राइस में कुछ मतलब चेंजेस होता है, और दूसरा होता है शिफ्ट, है ना। शिफ्ट मतलब प्राइस स्टेबल रहे, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं चेंज होते हैं उसकी वजह से होता है। तो उसमें पूरा ही सारी समझाई थी मैंने। तो सप्लाई कर शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड और डिमांड कर शिफ्ट हो सकता है राइटवर्ड, एक साथ में, बिल्कुल सही है। बहुत सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकते हैं लेफ्टवर्ड, ये भी सही है। सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड एंड डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो ये तीनों कंडीशन ही सही है, ठीक है। कल वाला लेक्चर में देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। फिर अगला है, विच स्ट्रक्चरल लेयर इन सम सेल टाइप्स इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन इन द रेशियो 4:3:3 एंड सम फैटी सब्सटेंसेस लाइक वैक्स। तो ये सेल वॉल में होता है, सिंपल याद रखना है इसको, और कुछ नहीं है इसमें। ये चीज़ देख लो यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल वॉल डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल वॉल फुली परमिएबल होती है और ये जो है सेमी परमिएबल होती है। ये प्लांट में से सेलुलोज है, बैक्टीरिया, पेप्टिन, है ना, फंगस, चिटिन, एल्गी, बैक्टीरिया, है ना, और ये सारे लिविंग में होती है। और प्रोटीन 50% और लिपिड 50% होता है। एक बार ये पूछा था पेपर में, तो 40 से 60 होता है एक्चुअली, मतलब अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ ले ना कि कितना परसेंटेज होता है लिपिड का, तो 40 से 60 लगाना। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। 40 से 60 उसका आंसर था, 50 तो एक रफ आइडिया है। अवार रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो यार देखो सिंपल है, अगर प्रथम घात के समानुपाती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर द्वितीय घात की तो ये द्वितीय क्रम हो जाती, और अगर 3 होती तो तृतीय क्रम, है ना। और जो शून्य वाली होती है वो इंडिपेंडेंट होती है रिएक्टेंट के, बस, ठीक है। ये तीनों चीज़ दे रखी है यहाँ पे, ये देखो थर्ड वाले का। स्यूडो रिएक्शन क्या होती है, दैट अपीयर्स टू हैव अ डिफरेंट ऑर्डर देन एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है। फिर अलग दे रखा है कि इंडियन क्लासिकल डांस इज एन अम्ब्रेला अंडर विच वेरियस परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदी में पढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती हैं, ठीक है, जिसके सिद्धांत और अभ्यास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र से लगाया जाता है। सिंपल सा इतना पूछा है कि जो संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र है उसको कौन लिखा है, ठीक है, किसने उसकी रचना की है। तो याद रखना है इसका, भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि ने भारत के नाट्य वगैरह की रचना की है, ठीक है। फिर अष्टाध्यायी क्या है, तो ओल्डेस्ट ये क्या है,
ट्रीटाइज ऑन ग्रामर, ये मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ना, तो उसमें अष्टाध्यायी ही थी उसमें बुक, पता नहीं बुक थी कि बुक का नाम पूछा था, इतना मुझे याद नहीं, बट कुछ था अष्टाध्यायी से रिलेटेड। और ये महाभाष्य ने लिखी है पतंजलि। शिल्पाधिकारम जो है इसको इलांगो अधिगल ने लिखा है। मैंने ऐसे याद किया कि जो शिल्पा मैम है ना, शिल्पा शेट्टी मैम, तो वो रैंप वॉक कर रही, तो रैंप वॉक में तुमने देखा होगा बहुत मतलब भारी भरकम सा लहंगा पहनते हैं ना, खुद इतने बड़े और लहंगा इतना भारी सा, तो बस ऐसे याद करो शिल्पा मैम है, उन्होंने बहुत लॉन्ग सा लहंगा पहन रखा है, तो शिल्पाधिकारम इलांगो अधिगल, ठीक है। फिर ये मणि मेखले है, इसको लिखा, एक मिनट सॉरी, मणि मेखले में है जो चित्तहिलाई, क्या लिख रखा है, चित्थलाई, ये मैं भूल जाती हूँ, मैं खुद भूल जाती हूँ, बट ऑप्शन में देख के याद आ जाता है, ठीक है। और इसमें जो है ये कोवलन और माधवी के बारे में दे रखा है, नहीं इसमें नहीं दे रखा, एक मिनट सॉरी, इसमें डॉटर के बारे में दे रखा है जो कोवलन और माधवी की थी। देखो पहले ये थी, इसमें क्या है, ट्रायंगल लव स्टोरी दे रखी है कोवलन और कन्नगी की, फिर बीच में माधुरी आ जाती है, फिर उसके बाद माधुरी और जो कोवलन की बेटी है उसके बारे में दे रखा है मणि मेखले में, एक्चुअली बेटी का नाम ही होता है मणि मेखले, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है, तो या डायरेक्टली याद करना पड़ेगा इसमें कि ये तीनों हैं और ये नहीं है। सर ने भी ट्रिक वगैरह से याद करा रखा है, तुमने जिस ट्रिक से याद किया तुमने उससे याद करो, सर की ट्रिक से मैंने याद नहीं किया तो वो मैं रिवाइज कराती नहीं हूँ, ठीक है, मैं खुद वरना भूल जाऊँगी। फिर अगला दे रखा है द मेजर फेस्टिवल ऑफ डैश ट्राइब्स इस खर्ची पूजा, गरिया पूजा, खेर पूजा, बीजू फेस्टिवल, थिरथा मुख फेस्टिवल, अशोका अष्टमी, जो भी सब दे रखा है, तो सीधा याद रखना कि त्रिपुरा का है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्या रखा कि त्रिपुरा, 3 पूड़ी, ठीक है, 3 पूड़ी, त्रिपुरा त्रिपुरा, तो 3 पूड़ी, यार 3 पूड़ी सब लोग खाएंगे तो खर्चा बहुत आएगा ना, खर्ची पूजा, ऐसे ही मतलब गौरैया को भी बुला लो खाने के लिए, ममता को भी बुला लो, मोमिता करके है, माया मोती को भी बुला लो, ऐसे करके मैंने सारा याद कर रखा है, ठीक है, तो अपने हिसाब से याद कर लो जैसे भी तुम याद कर पाओ। फिर पोंगल क्या था, टू बॉयल 4 डेज, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो पुथुंडू जो कि 14 अप्रैल को होता है ना, नाट्यांजलि और ये थाईपुसम और ये कार्तिकेय दीपम, तो ये सब अपने हिसाब से याद करो जैसे भी याद करा हो। सांगे, नसोलुंग, ड्री, लोसर और मोपिन और ये क्या लिखा है, पैंगसाओ, ठीक है। भारत ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, तो 1900 में भाग लिया था भारत ने पहली बार, जो 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था। नॉर्मन प्रिचर्ड ये 2 सिल्वर जीत के लाए थे, ये मतलब ऐसे घूमते घूमते चले गए थे, फिर देखा यार ओलंपिक हो रहे हैं तो ऐसे मतलब बताया था, तो ओलंपिक हो रहे तो खेल लिए शौक में, 2 सिल्वर जीत गए। मतलब यही होता है, अगर आप किसी चीज़ को टारगेट करो ना कि यार जीतना ही है तो नहीं जीत पाते हो, और मतलब शौक के लिए करो तो वो चीज़ें अपने आप ही जो मिलना होता है रिवार्ड वगैरह अपने आप ही आ जाता है ना, बस अपना कर्म करो। और ओलंपिक्स इन फ्रांस में था, सेकेंड ओलंपिक फ्रांस में हुआ था, वुमन पार्टिसिपेट की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो सेकेंड ओलंपिक हुआ था। ओके, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक, एक मिनट सॉरी, यही तो सेकंड था, 1900 में ही तो सेकंड हुआ था, क्योंकि पहला तो 1896 में हुआ था ना, यही सेकंड था, उसमें वुमेन ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। हिस्ट्री की बात करें ओलंपिक गेम्स की, तो फर्स्ट जो समर ओलंपिक था वो 1896 में था, ग्रीस एथेंस में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनी थी, 2 साल पहले ही कमेटी बना ली थी, 2 साल तक व्यवस्था वगैरह देखी, फिर करवाया मैच मतलब गेम। ये पियरे दी कुबर्टिन और ये दिमित्रोस कैलिक्राई हास, मैंने इतना याद कर, कुबर्टिन थे और ये दिमित्रोस, ठीक है। फिर फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुए थे, तो 1924 में हुए थे, विंटर, ठीक है, विन से याद करो, फिर बहुत जाड़ा लग रहा है ऐसा करके कुछ भी याद कर लो यार, 1924 में। समर यूथ वाले और विंटर यूथ वाले, तो समर यूथ वाले 2010 में थे, फिर 2 साल बाद में विंटर यूथ वाले हुए थे, ठीक है। इंडिया सेंट कॉन्टीजेंट, सॉरी, इंडिया ने सेंड किया था अपने कंटीजेंट को 1920 में, ठीक है, अंतरिम ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है मैं बिल्कुल आवाज़ नहीं आ पा रही, अब बहुत थक गई हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों का काम देता है, तो 100 दिन का काम देता है, ठीक है, 100 दिन का। और इन्फोर्स किया था फरवरी 2006 में। एग्रीकल्चर शॉट मतलब क्रिकेट में होता है, ठीक है, जैसे कि हेलीकॉप्टर शॉट होता है वैसे ही। सेंसस ये 5 साल में होता है, एग्रीकल्चर सेंसस जो है 5 साल में होता है। फिर इस जो ये है ना, इसको नरेगा को मनरेगा कर दिया था 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है, 9 को। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, तो 1948 में इसको इनैक्ट किया था, और उसके बाद में फिर 1991 में पहली बार हुआ था। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 1 बिलियन है, और 17.5% है पूरे वर्ल्ड का। और 2011 सेंसस को बोलते हैं आवर सेंसस आवर फ्यूचर, और 15 थी मतलब टोटल आफ्टर, और 7 थे इंडिपेंडेंस के बाद 2011 वाली। कमिश्नर सी चंद्रमौली थे, और बस इतना ही था। पता है लास्ट में अच्छा नहीं पढ़ा पाई मैं, बट मैं बहुत थक गई हूँ, मैं एंड करती हूँ उसको।